नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने जी20 के बारे में सुन लिया होगा और कई सारी खबरें भी पढ़ ली होगी, ऐसा तो उम्मीद है। लेकिन कुछ ऐसी भी उम्मीदें हैं कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, जैसे कि जी20 आखिर क्या है? अगर जी20 हुआ है, तो फिर ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और इसमें भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत अगर वहाँ पहुँचा, तो फिर क्या कुछ होगा? जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कुछ समझौता किया है, चीन को लेकर भी और कुछ फ़ायदे की भी बात है। विस्तार से और आसान भाषा में समझिए। अगर आप तक इसके बारे में नहीं समझे हैं और आपको लगता है कि इसे समझना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जी20 के बारे में जो बात सामने आई है, उसमें आपको एक-एक पॉइंट और आसान भाषा में बताते हैं। जो जितने भी नेता हैं, वो जो मुद्दे हैं, उनको समझिए कि कौन से मुद्दे पर सभी नेता मिले। उसमें मिले जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, यूक्रेन, गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध, इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई और इस दौरान वैश्विक शक्तियों के बीच में मतभेद उजागर होने के साथ कुछ असफलताएं भी हासिल हुई है। मतलब जो अनबन थी, ये कुछ चीजें हैं जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक से भी ऊपर देखा जाए, उसको लेकर। इस बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी जो समकक्ष हैं वांग ई से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है, एलएसी पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एलएसी पर बहुत कुछ में सुधार आया है और ठीक भी होगा। खबर ये भी है कि मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने और भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसी मुद्दों पर बातचीत भी हुई। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 साल से बंद है। ऐसे में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है, उसमें भारत के हिंदू धर्मावलंबियों को एक गुड न्यूज़ मिलने की भी उम्मीद है कि अब वो मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। अब जो इसमें एक चीज़ है, ये तो हुई कि भारत और चीन से हमें जो भारत को फ़ायदा हुआ है, उसकी बात। अब जी20 शिखर सम्मेलन से 5 प्रमुख निष्कर्ष निकल कर सामने आए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो। कि कोई जलवायु परिवर्तन की बात करें तो नहीं, उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जी20 के नेता हैं अज़रबैजान में रुकी हुई संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु वार्ता को तुरंत शुरू करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने अपनी अंतिम घोषणा में केवल सभी स्रोतों से क्लाइमेट फाइनेंस को अरबों और खरबों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि खरबों की रकम आएगी कहां से। जी20 में शामिल हुए नेताओं ने पिछले साल दुबई में COP28 जलवायु वायदा में जो वातावरण था, उसमें जीवाश्म ईंधन से दूरी, उचित व्यवस्था और न्याय संगत परिवर्तन के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता थी, उसको नहीं दोहराया। ग्लोबल सिटीजन अभियान समूह के जो को फाउंडर है मिक शेड्रिक, इन्होंने कहा कि चुनौती के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। दूसरा जो बात हुई वो यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर। जी20 में यूक्रेन और रूस युद्ध पर भी खासा चर्चा हुई और इसमें अमेरिका द्वारा उनकी जो आपूर्ति है, जैसे कि आर्म्स है, हथियार है, यूक्रेन को दिए गए हैं, इस पर भी बातचीत हुई और लंबी दूरी की मिसाइलों से रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए जो कीव को हरी झंडी दी गई है अमेरिका के द्वारा। हालांकि रूस ने भी कहा है कि अगर हमला हुआ तो वह भी जवाबी एक्शन के लिए तैयार है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील के साथ मिलकर कीव को रूस के बीच में शांति वार्ता करने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने जी20 से युद्ध को शांत करने में मदद की अपील की है। जी20 नेता ने अपने अंतिम बयान में ये भी कहा कि वे यूक्रेन में व्यापक न्यायपूर्ण शांति का समर्थन करने वाले सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहलों का स्वागत करते हैं। पिछले साल के जी20 शिखर सम्मेलन की तरह ही क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए भी बल प्रयोग की धमकी या प्रयोग की निंदा करते हुए उन्होंने रूस की आक्रामकता का जिक्र नहीं किया। मतलब रूस के बारे में इतनी कुछ जानकारी इसमें नहीं हुई, युद्ध रोकने की बात सिर्फ हुई। लेबनान गाजा में जो सीज फायर है, उसकी भी बात हुई है। जी20 के नेताओं ने गाजा और लेबनान दोनों में जो व्यापक युद्ध विराम की भी बात कही है और ये देश अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे दृढ़ इजराइल समर्थकों को फिलिस्तीनी समर्थक
तुर्की जैसे देश के साथ लाना चाहते हैं, ये बात कहा गया। गाजा में युद्ध विराम अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया कि हमास द्वारा सभी बंधकों के रिहाई के बदले में क्षेत्र में अस्थायी युद्ध विराम की बात होनी चाहिए। ये भी बात की गई G20 में। इसके साथ ही लेबनान युद्ध विराम का भी जिक्र किया गया और नागरिक ब्लू लाइन के दोनों ओर अपने घरों में सुरक्षित लौट सकेंगे, इससे अगर युद्ध विराम हुआ तो। ज्यादातर जो है अमीरों का टैक्स है, इस पर भी बातचीत हुई कि G20 यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोग करने के विचार का समर्थन किया कि ज्यादातर नेटवर्थ वाले लोगों पर प्रभावी ढंग से टैक्स लगाया जाए। हालांकि यह भी कहा गया कि ये सहयोग टैक्स संप्रभुता के पूर्ण सम्मान के साथ होना चाहिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसमें टैक्स सिद्धांतों के इर्द गिर्द बहस को भी शामिल किया जाना चाहिए। ब्राजीलियाई G20 प्रेसिडेंट्स के द्वारा इस मुद्दे पर भी रिपोर्ट लिखे जाने के लिए अर्थशास्त्री ग्रेबियल जुकरमैन ने एक ऐतिहासिक फैसले की सराहना भी की। इसके अलावा भूख के खिलाफ एकजुटता। ब्राजीलियन राष्ट्रपति हैं लूला के सबसे अहम मुद्दों में भूख के खिलाफ वैश्विक एकजुटता बनाना भी शामिल रहा। इस G20 के शुरुआत में इस पहल को शुरू करने में सफलता हासिल की, जिसमें 82 देशों ने हस्ताक्षर किए। इस एकजुटता का मकसद भूख के खिलाफ अभियान में वित्तीय पोषण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को एकजुट करना है और कुछ देशों में सफल साबित कार्यक्रम को दोहराया भी गया। उनका लक्ष्य रहा कि दशक के अंत तक आधा अरब लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। गरीबी में पले बढ़े लूला ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला बताया और संकट बताया कि ये अभी तक अगर ऐसा है, भूख से लोग मर रहे हैं, तो ये सबसे शर्मिंदगी की बात है। अब G20 क्या है और क्यों बना था, ये भी समझ लीजिए अंत में। जैसे कि G20 अपने नाम से ही साफ है कि 20 देशों का एक समूह है। 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर एक ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया का आर्थिक मंदी का साया मंडराने लगा था यहाँ, और ऐसे में G20 के लेवल को ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्री के लेवल से भी ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी कि इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे, मतलब जो मुख्य हैं, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका की वाशिंगटन में हुई और अब तक कुल 17 से बैठक हो चुकी है। 18 बैठक भारत में ने मेजबानी की थी और 19वीं बैठक अब जो है वो दूसरे देश अभी कर रहे हैं ब्राजील में। और वैसे तो इस ग्रुप का फोकस जो है अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और इसमें टिकाऊ विकास भी है, स्वास्थ्य भी है, कृषि भी है, एग्रीकल्चर, ऊर्जा, पर्यावरण, मतलब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी इसमें जोड़ते चले गए। ये भी समझ लीजिए कि आखिर G20 कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, ताकतवर कितना ग्रुप है ये। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम से जानने से ही पता चल सकता है कि G20 ग्रुप में 19 देश ऐसे हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया। इसके अलावा इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सारे देश शामिल हैं। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य बना यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश जो होते हैं, कुछ देशों को, संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे कि भारत में जब हुआ था G20, तो बांग्लादेश को, मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को और यूएई को बुलाया था। G20 का ताकत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी है, 75% ग्लोबल ट्रेंड और दुनिया की 2 से 3% के हिस्से की आबादी जो है, ऐसे में इस सम्मेलन में लिया जाता है। फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर
बड़ा असर डाल सकता है। अगर G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई भी फैसला लेते हैं, तो दुनिया भर के इकोनॉमी के ऊपर असर डाल सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपको G20 से जुड़ी हुई आसानी से समझाया हुआ ये बात था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि G20 क्या है, G20 कितने शक्तिशाली हैं, इसमें कितने देश हैं, भारत को क्या फ़ायदा हुआ, किस देश ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, भारत ने कब इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, मतलब मेज़बानी की थी। तो अगर आपको इतने समझ में आ गई हो और आपको लगता हो कि ये वीडियो अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करवाइए जितने लोगों से हो सके उतने लोगों तक जल्द से जल्द, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।